श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का भारतीय एस्ट्रोलॉजी चैनल पर। मेरा नाम है अर्पित शुक्ला। आज मैं इस वीडियो में आपको 15 ऐसे महत्वपूर्ण नियमों के बारे में बताऊंगा जो ज्योतिष में फलित करने में आपके बहुत काम आ सकते हैं, या कहें कुंडली फलित करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण कारगर हैं और सदैव ही सत्य साबित होते हैं। यदि आप अपनी पत्रिका में अथवा किसी अन्य पत्रिका में इन नियमों को लगाते हैं तो आपको फलित करने में काफ़ी सहायता उपलब्ध होगी। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। दोस्तों, यदि आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए हुए ईमेल एड्रेस पर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। सबसे पहला नियम है कि कुंडली के प्रथम भाव, पंचम भाव, नवम भाव, यह भाव सदैव शुभ माने जाते हैं। यदि आपको नहीं पता है कि ग्रह क्या होते हैं, भाव क्या होते हैं, राशियाँ क्या होती हैं, तो कोई बात नहीं। इसके लिए मैं पहले से ही एस्ट्रोलॉजी फॉर बिगनर्स नाम की एक प्लेलिस्ट बना चुका हूं, जिसमें काफ़ी वीडियोस अवेलेबल हैं जो ज्योतिष के आपके बेसिक्स को क्लियर कर देंगे। तो आप उन्हें आई सेक्शन में जाकर देख सकते हैं अथवा आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर भी उनको वीडियो को देख सकते हैं। तो ये नियम थोड़ा सा जो ज्योतिष समझते हैं उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगी। यानी पहला भाव, पाँचवा भाव, नवा भाव शुभ होते हैं और साथ साथ में पहला भाव शुभ है तो उससे अधिक शुभ भाव पाँचवा भाव माना जाता है। भले ही पहला भाव लग्नेश है, लेकिन लग्नेश से अधिक शुभ पाँचवा भाव है और पाँचवें भाव से भी अधिक शुभ भाव नवा भाव माना जाता है। और इसी प्रकार इन भावों के स्वामियों की स्थिति को भी हमें देखना चाहिए। यानी चाहे वह क्रूर ग्रह भी हों, जैसे शनि, मंगल, सूर्य जैसे ग्रह भी यदि पाँचवें भाव, नवे भाव, पहले भाव के स्वामी बनते हैं तो वह भी शुभ ही माने जाएंगे। तो यह तो हो गया हमारा पहला नियम। अब बात करें दूसरे नियम की, तो तीसरा भाव, छठा भाव और 11वां भाव, यह भाव अशुभ माने जाते हैं, त्रिसडाय भाव माना जाते हैं। अब पूछेंगे कि 11वां भाव को इसने अशुभ क्यों मान लिया? छठवां भाव तो हमें सबको पता होगा कि 6-8 बार अशुभ होते हैं, लेकिन 3, 6, 11 भाव भी अशुभ माने जाते हैं। इसका कारण यह है कि जब ज्योतिष की संरचना की गई थी तो उस समय भौतिकतावाद को, जो आज के समय में भौतिकता चीज़ें हैं, भौतिकवादी चीज़ें हैं, उनको ज़्यादा महत्व दी जाती है, बजाय कि आध्यात्मिक ईश्वरीय उन्नति, आपने आपके उत्थान को और मोक्ष प्राप्ति को छोड़ करके इंसान भौतिक चीज़ों के पीछे लगा हुआ है। तो इसलिए उस काल में यह सब चीज़ें ज़्यादा शुभ नहीं मानी जाती थी। तो लेकिन आज के समय में इनका इम्पोर्टेंस बढ़ गया है। तो 3, 6, 11 भावों को हम ज्योतिष में जो क्लासिकल टेक्स्ट हैं उनके हिसाब से तो यह भाव अशुभ ही हैं। यानी यह व्यक्ति के आत्मिक उत्थान की बजाय उसको सांसारिक चीज़ों में ज़्यादा लिप्त रखते हैं। इसलिए इन भावों को व्यक्ति की उन्नति के लिए नहीं बल्कि अवनति मानी जाती है आध्यात्मिक जगत के हिसाब से। इसलिए इन भावों को अशुभ माना जाता है और यही इनके स्वामी की स्थितियों के साथ होता है। यानी 3, 6, 11 के स्वामी उत्तरोत्तर रूप में अशुभ माने जाते हैं। अब बात करें दूसरे भाव और 12वें भाव के स्वामी की, तो दूसरे भाव और 12वें भाव के स्वामी शुभ और अशुभ दोनों तरह के ही परिणाम देते हैं। यह अपनी स्थिति के अनुसार निर्भर करते हैं। यानी इनकी युति जैसे ग्रहों के साथ होगी। यदि दूसरे और 12वें भाव के स्वामी अशुभ भावों के साथ मिलना है, तीसरे भाव, छठे भाव, 11वें भाव के साथ मिलना है, तो ये अशुभ परिणाम देंगे। वहीं यह केंद्र और त्रिकोण के स्वामियों के साथ में साहचर्य की जैसी स्थिति होगी, उसी के अनुसार ही अपने फलों को प्रदान करते हैं। यदि अगला नियम है, यदि केंद्र के स्वामी यानी 1, 4, 7, 10 भाव के स्वामी यदि नैसर्गिक रूप से पाप ग्रह हैं तो वह शुभ फल देते हैं। पाप ग्रह आप जानते होंगे, सूर्य है, मंगल है, शनि है। तो यदि यह केंद्र के स्वामी बनते हैं तो यह शुभ फल देते हैं। और यदि शुभ ग्रह इनके स्वामी बनते हैं केंद्रों के, तो यह कहा जाता है कि यह अशुभ परिणाम देने वाले होते हैं। अगला नियम है हमारा, यदि वक्री ग्रह नीच राशि में है तो वह उच्च के समान फल दिया जाता है। कई टेक्स्ट में यह बात लिखी गई है, कई क्लासिकल्स में, कि यदि उच्च का ग्रह वक्री हो जाता है तो वह नीच का फल देता है, और वहीं नीच का ग्रह वक्री हो जाता है तो वह उच्च के समान फल देने लगता है। राहु केतु के बारे में यह कहा जाता है कि यह केंद्र में हो और उनके साथ में त्रिकोण के स्वामियों की युति हो तो यह शुभ फल देते हैं। और वहीं ये त्रिकोण भावों में राहु केतु स्थित हैं तो और उनके साथ में केंद्र के स्वामी स्थित हैं तो यह शुभ फल प्रदान करने वाले माने जाते हैं। राहु केतु जनरली
जिस राशि में और जिस भाव में होते हैं उसी के अनुसार ही अपने फलों को प्रदान करते हैं। अगला नियम है हमारा, यदि कुंडली में कोई ग्रह जन्म पत्रिका में उच्च राशि का है परंतु नवांश में वह नीच का हो गया है तो वह सामान्य ही फल देगा। वहीं दूसरी ओर कोई ग्रह जन्म पत्रिका में नीच राशि का है, लग्न कुंडली में नीच राशि का है परंतु नवांश में वह उच्च का हो गया है तो उसके अल्टीमेटली रिजल्ट्स ठीक ही मिलेंगे। यानी नवांश में मजबूत होना ग्रह का कितना आवश्यक है आपको इस नियम के आधार पर पता चल गया होगा। इसलिए नवांश कुंडली की अन्य वर्ग चार्टों की अपेक्षा अधिक महत्ता मानी जाती है। अब बात करें हम अगले नियम की, तो अगला नियम है, यदि मार्केश त्रिषडायेश यानी 3, 6, 11 भाव के स्वामी और साथ साथ में अष्टमेश यदि योग कारक ग्रहों के साथ में युति बनाते हैं, योग कारक ग्रहों के साथ संबंध बनाते हैं तो यह अपनी दशा और अंतर्दशा में आने पर शुभ फलों को प्रदान करते हैं। अगला नियम है हमारा कि सभी ग्रह अपनी दशा और अंतर्दशा में ही अपने पूर्ण फलों को नहीं दे देते हैं, बल्कि यह जिन ग्रहों से संबंध बनाते हैं यानी कोई ग्रह इनके नक्षत्र में बैठा हुआ है, इनकी राशि में बैठा हुआ है तो तब भी ये अपने फलों को प्रदान करते हैं। यानी ग्रह की राशि देखना और नक्षत्र देखना इस नियम के द्वारा पता चलता है कि वह कितना महत्वपूर्ण और आवश्यक है। अगला नियम है दोस्तों, केंद्रेश और त्रिकोणेश यदि आपस में इनमें संबंध बनता है तो यह योग कारक बन जाते हैं और इनकी दशा अंतर्दशा में हमको शुभ फल प्रदान होते हैं। परंतु इनमें कोई संबंध नहीं है और यह पाप ग्रह हैं तो यह देखा जाता है कि एक दूसरे की अंतर्दशा में इनके अशुभ फलों को हम प्रदान होते हुए देख सकते हैं। अगला और एक महत्वपूर्ण नियम है, यदि षष्ठेश और एकादशेश यानी 6 भाव, 6वें भाव और 11वें भाव के स्वामी यदि आपकी पत्रिका में नीच राशि के हैं तो यह उच्च के समान फल देते हैं। वहीं यह उच्च के हैं तो यह अपने अशुभ फलों को प्रदान करते हैं। यानी 6 और 11 भाव के स्वामियों का उच्च होना अधिक शुभ नहीं कहा गया है। तो दोस्तों यह कुछ महत्वपूर्ण नियम थे जो आज हमने चर्चा करी, जो कि आपको जानना आवश्यक है यदि आप ज्योतिष में फलादेश करना चाहते हैं। अगले भाग में कुछ अन्य महत्वपूर्ण नियमों को लेकर मैं आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा, जिसमें हम जानेंगे अन्य महत्वपूर्ण नियमों के बारे में और उनको कैसे लगाना चाहिए और फलित करते समय क्या उनका प्रयोग है, तो इन सब चीज़ों को हम समझेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो लाइक करना ना भूलें और आपका क्या डाउट है, कोई प्रश्न है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। धन्यवाद। जय श्री राम दोस्तों।